मूवी की शुरुआत में खुफिया एजेंट को देखते हैं जो कर्नल स्पार्क एंटी इंडियन हार्डलाइनर को एक सीक्रेट फाइल देता है जिसमें पाकिस्तान में गलत तरीके से खुफिया न्यूक्लियर बम बनाने का डिटेल होता है जो पाकिस्तान सरकार को भी पता नहीं है। इसलिए एजेंट इस पर तुरंत एक्शन लेने को बोलता है, पर कर्नल स्पार्क उस एजेंट को जान से मार देता है। इसके बाद कर्नल के घर को देखते हैं जहाँ पर उसका बेटा जोरावर अपनी मरियम मैडम से ट्यूशन पढ़ रहा होता है, जिसे देखकर कर्नल अपने बेटे को बोलता है कि तुम आजकल पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हो, जिस पर जोरावर बोलता है कि ये सब मरियम मैम के कारण हो पाया है, मैम अच्छी तरीके से पढ़ाती है। इसके बाद जोरावर खेलने चला जाता है। कर्नल स्पार्क मरियम के साथ हम बिस्तर होता है। दरअसल इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा होता है। कर्नल मरियम को अपनी दूसरी बेगम बनाना चाहता है। कुछ देर बाद कर्नल का कलीग उसके पास आता है और बोलता है कि लॉ साहब का कॉल आया था, वे बोले कि तोहफा तैयार है। तभी हम देखते हैं कि मरियम मौके का फायदा उठाकर उस सीक्रेट फाइल की डिटेल ले लेती है। दरअसल मरियम इंडियन रॉ एजेंट है। तभी हम न्यू दिल्ली रॉ एजेंसी हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां पर मरियम की भेजी गई डिटेल रॉ चीफ पारस परुलकार को मिलता है। वो तुरंत उस रिपोर्ट को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफिसर अधीर के पास ले जाता है, जहां पर अधीर पारस परुलकार को बोलता है कि तुम यही जानना चाहते हो ना कि ये केस क्लासिफाइड क्यों है। दरअसल ये रिपोर्ट मैंने ही लिखी है। जब मैं पाकिस्तान में 1978 में इंडियन एम्बेसी में स्पोर्ट्स एंड कल्चर टेस्लेंडर ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर पोस्टेड था, मेरे सीनियर को भी पता नहीं था कि मैं एक रॉ एजेंट हूँ। वैसे ये डिटेल आपके पास कहाँ से आई? जिस पर पारस परुलकार बोलता है कि ये डिटेल कर्नल स्पार्क के पास से मिली है। दरअसल पाकिस्तान में हमारी रॉ एजेंट सृष्टि चतुर्वेदी अंडर कवर होके कर्नल के साथ में है, ये उसी ने भेजा है। दरअसल सृष्टि चतुर्वेदी ही मरियम है। पारस परुलकार पूछता है कि सर ये तो 1978 की न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट की रिपोर्ट है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कर्नल स्पार्क को क्या जरूरत पड़ गया कि वो अपनी मिलिट्री से छिपाकर इस इलीगल न्यूक्लियर प्लांट को दोबारा से बना रहा है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें 1978 में इंडियन रॉ ऑफिसर संजीव मेहरा प्राइम मिनिस्टर को बता रहे होते हैं कि जनरल जिया डॉक्टर अयूब खान को वयान से इस्लामाबाद केमिकल प्लांट ठीक करने के लिए नहीं, दरअसल उन्हें पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए लाया है। जिस पर पीएम बोलते हैं कि इसे रोकना होगा, नहीं तो ये इंडिया के लिए खतरनाक साबित होगा। संजीव मेहरा इस मिशन को पूरा करने के लिए अधीर को पाकिस्तान में अंडर कवर ऑफिसर बना के भेजते हैं, जहाँ पर अधीर के बॉस अनिल बरूचा को देखते हैं, साथ में मिसेस ज्योति चतुर्वेदी को भी देखते हैं जो अधीर को अपने बड़े भाई की तरह मानती है। वे दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। अधीर अपने बेटे भरत को स्कूल से लेने जाता है कि तभी कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। दरअसल वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पोते को किडनैप करने के लिए आए हैं, पर अधीर उसे बचा लेता है। ये बात अधीर के बॉस को पता चल जाती है, जिस वजह से वो उसे डांट रहे होते हैं कि तभी ज्योति चतुर्वेदी अपने बॉस एलन बरूचा को बोलती है कि यहाँ पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया जाउल आए हैं। ये जानकर एलन बरूचा डर जाता है कि अब क्या होने वाला है। जिया जाउल अधीर से मिलता है और बोलता है कि हम हिंदुस्तान के जाबाज को देखना चाहते हैं जिसने मेरे पोते की जान बचाई। हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए। आज रात आप मेरे साथ डिनर करेंगे। आप अपने बेटे भरत को भी अपने साथ लेकर आइएगा। रात को अधीर अपने बेटे के साथ जिया जाउल के घर जाता है और साथ में डिनर करता है। तभी अमाल अपने डैड जिया जाउल से पूछता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, कुछ पता चला? जिस पर जिया बोलता है कि जल्द ही हम इसका पता लगा लेंगे। तभी अधीर बोलता है कि मुजाहिर आपके साथ क्यों ऐसा करना चाहेंगे, वे तो आपके साथ है ना। जिस पर जिया बोलता है कि किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तभी जिया अधीर को बोलता है कि आप तो 1974 में जैसलमेर के पोखरम में पोस्टेड थे न्यूक्लियर बम के सिक्योरिटी के तौर पर। आप जैसे टैलेंट लोगों इस एम्बेसी में क्या कर रहे हैं? इतने होनहार होने के बावजूद भी भारत सरकार आपकी कोई कदर नहीं करता। अगर आप पाकिस्तान में होते तो आप मेरे अंडर काम कर रहे होते। फिर हम हुसैन को देखते हैं जो जिया जाउल को बताता है कि आप ठीक नहीं कर रहे चाचा जान, आप इस हिंदुस्तानी को घर में खाने के लिए बुला लिए। जिस पर जिया जाउल बोलता है कि हम अपने करीबी दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों को अपने करीब रखते हैं, इन पे नजर रखिए। अधीर अपने चीफ से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि सभी ग्रह एक दूसरे से मिल गए हैं। दरअसल जिया जाउल के बेटे के ऊपर अधीर ने ही अटैक करवाया था। तभी मूवी प्रेजेंट में आती है और पारस परुलकार ये जानकर शॉक्ड हो जाता है। अधीर बोलता है कि हमें तुम्हारी एजेंट के इंटेल से परेशानी नहीं है, बस हमें कर्नल स्पार्क से परेशानी है। दरअसल ये वही बच्चा है जिसे हमने बचाया था। कर्नल स्पार्क अपने दादा जनरल जिया जाउल के मरने के बाद अपने घर और अपने फैमिली के नाम को ही छोड़ दिया। वो जनरल जिया का ही पोता है। अधीर अपनी पुरानी फाइल को चेक करता है जिसमें ज्योति चतुर्वेदी की डिटेल होती है। दरअसल ज्योति अधीर को भाई मानती थी और सृष्टि यानी मरियम रॉ एजेंट ज्योति की बेटी है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हम इस्लामाबाद पाकिस्तान
पाकिस्तान को देखते हैं। अधीर ज्योति के घर जाता है जहाँ पर भरत भी होता है। ज्योति भरत को ट्यूशन देती है। ज्योति अधीर को बोलती है कि तुमको जनरल जिया जाउल ने बोला कि तुम उसके सलाहकार बन सकते हो, जिस पर अधीर बोलता है हाँ। ज्योति बोलती है कि तुम्हें पता है ना, पाकिस्तान में बहुत से इंडियन स्पाई छिपे हुए हैं, वे अब तक तुम्हारी इंफॉर्मेशन इंडिया तक भेज दिए होंगे। तभी ज्योति के पति का कॉल आता है। वो बात कर रही होती है कि अधीर उसके लिप्स पढ़ लेता है और ज्योति को बोलता है कि तुम्हारी दिल्ली ट्रांसफर कंफर्म हो गई है ना, जिस पर ज्योति बोलती है कि तुम मेरी लिप्स पढ़ रहे थे। भरत ये जानकर अपसेट हो जाता है और वो बोलता है कि मेरी पढ़ाई अब कैसे हो पाएगी। मेरे फिजिक्स प्रोफेसर रहमत आगा मेड साइंटिस्ट जिनकी बातें मेरे भेजे में घुसती ही नहीं है। तभी अधीर को याद आता है कि ये वही साइंटिस्ट है जिसे कराची न्यूक्लियर प्लांट से निकालकर जनरल जिया ने उसे बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया है। अधीर अपने चीफ को कॉल करता है। चीफ अधीर को बोलता है कि हमारे सीआई ने जो सैटेलाइट की तस्वीरें भेजी हैं उसमें इस्लामाबाद कराची में न्यूक्लियर बम नहीं बन रहा है। तुम्हें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि जिया के न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है। अधीर देखता है कि प्रोफेसर रहमत आगा की कार का टायर पंचर हो गया है, इसलिए वो उनकी टायर चेंज करने में मदद करता है। इसलिए प्रोफेसर रहमत आगा उसे अपने साथ ड्रिंक पीने ले जाते हैं। तभी रहमत आगा अधीर को बताते हैं कि किसी को महान साइंटिस्ट की कदर नहीं है। मुझे न्यूक्लियर बम बनाने के जगह से निकालकर जिया मुझे बच्चों का प्रोफेसर बना दिया है, जिस पर अधीर बोलता है कि मैं समझा नहीं। तभी प्रोफेसर रहमत आगा बताता है कि जिया इंडिया में न्यूक्लियर बम बन जाने के कारण बौखलाया हुआ है, इसलिए वो पाकिस्तान में छिपकर मिसाइल यूरेनियम बना रहा है और वो उसे असेंबल करने वाला है और ये बात किसी को पता नहीं, पर मुझे पता है। जिस पर अधीर बोलता है कि कहाँ पे है ये जगह, जिस पर प्रोफेसर रहमत आगा बोलता है कि ये कोहोटा में तैयार किया जा रहा है। अधीर ये इंफॉर्मेशन अपने चीफ को देने वाला होता है कि तभी उसके घर हुसैन आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अधीर जिया से मिलता है। जिया बताता है कि इसी ने हमारे पोते पर अटैक किया था, क्या आप इसे जानते हैं? जिस पर अधीर बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता। जिया बोलता है कि जिसने हमारे पोते पे अटैक किया था वो इंडियन है, क्योंकि ये गोलियां इंडिया की है। जब मैं अपनी ट्रेनिंग लिया था तब मैंने इसी गोलियों का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं इन गोलियों से वाकिफ हूँ। तभी मूवी प्रेजेंट में आती है। अधीर अपने कलीग से कहता है कि अस्पाक के पास इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है, पाकिस्तान तो वैसे भी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। तभी रो चीफ बताता है कि हो सकता है कि आईएसआई की तरफ से मदद मिल रही होगी। अधीर एजेंट मरियम से बात करता है और उस न्यूक्लियर बम के फंडिंग की डिटेल निकालने को बोलता है और बोलता है कि तुम्हें जल्द ही इस मिशन को पूरा करने के बाद वहाँ से निकाल लेंगे। अधीर रो चीफ को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द मरियम को वहाँ से निकालना होगा, क्योंकि ये ज्योति चतुर्वेदी की बेटी है जो मेरे साथ 1978 में इस मिशन में काम कर रही थी। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कर्नल अस्पाक मरियम के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मरियम बोलती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर अस्पाक बोलता है कि जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि अधीर को जनरल जिया बोलता है कि आप दिवाली में इंडिया जा रहे हो क्या, जिस पर अधीर बोलता है कि नहीं। जिया बोलता है कि अच्छा है, आप महफूज रहेंगे। अधीर अपने चीफ को कॉल करके बोलता है कि जरूर जिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, तभी तो वो दिवाली की बात कर रहा था। लगता है कि वो अगर न्यूक्लियर बम टेस्ट करने में कामयाब हो गया तो जल्द ही वो इंडिया में न्यूक्लियर बम से अटैक करेगा, जिस पर चीफ बोलता है कि तुम जल्द ही उस ठिकाने का पता लगाओ। अधीर किसी तरह से कोहोटा पहुंच जाता है जहां पर न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ है। वो वहां की फुटेज लेता है और बगल के गांव में जाता है जहां पर गांव वाले और आर्मी के बीच प्लांट को लेकर बहस हो रही होती है। दरअसल उस प्लांट का वेस्ट पानी वहां के नदी में छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से उस गाँव के बहुत से बच्चों की जान चली गई है और बुजुर्ग लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए वहाँ का सरपंच नूर इस प्लांट को बंद कराने की कोशिश कर रहा है। दूसरे तरफ हम हुसैन को देखते हैं जो इंडियन एम्बेसी के हेड एलन बरूचा के पास जाता है और उसे ब्लैकमेल करके बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये रंगरलिया वाली फोटो इंडिया ना जाए तो तुम मुझे उन सभी का नाम बताओ जो इंडिया से पाकिस्तान लॉन्ग डे वीजा पर आए हैं। जिस पर एलन बरूचा बोलता है कि यहाँ पर जो लॉन्ग डे वीजा पर आए हैं वे सभी इंडियन एम्बेसी के स्टाफ हैं। वो सभी के नाम दे देता है। अधीर उस प्लांट के सभी मूवमेंट पर ध्यान देता है। मूवी प्रेजेंट में आती है। मरियम को अस्पाक न्यूक्लियर प्लांट में ले जाता है और बताता है कि ये मेरे बाबा जान का सपना था जिसे मैं पूरा करने वाला हूँ, और साथ में वो मरियम को ये भी बोलता है कि हम जल्द ही आपसे निकाह करने वाले हैं। मरियम अधीर को बोलती है कि अस्पाक न्यूक्लियर बम जल्द ही बना लेगा और इसकी फंडिंग चाइना कर रही है, हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। जिस पर अधीर बोलता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कर्नल अस्पाक मरियम से सगाई कर लेता है और वो मरियम को अपने फैमिली से मिलाने
को बोलता है। मरियम अधीर को कॉल करके सब कुछ बता देती है, जिस पर अधीर बोलता है कि तुम अशफाक को बोलो कि मेरी फैमिली 10 जनवरी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाली है। और अधीर बोलता है कि मैं तुम्हें उसी दिन इंडिया वापस ले आऊंगा। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और जहां पर हम देखते हैं कि ज्योति को अधीर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। अधीर ज्योति से पूछता है कि तुम्हारी हालत इस तरह किसने किया, जिस पर ज्योति बताती है कि एलन बरूचा को लगता था कि मैं एक जासूस हूँ, इसलिए वो इस बात की खबर हुसैन को दे दिया जिसने मेरी ये हालत की। मैं जानती थी कि आप अंडर कवर हो, आप मुझे वादा कीजिए कि आप मेरे फैमिली की हिफाजत करेंगे। डॉक्टर ज्योति को नहीं बचा पाते। अधीर गुस्से के मारे हुसैन के घर जाता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद अधीर कोहटा जाता है और सरपंच नूर से मिलता है, जो अपने बेटे के कब्र के पास बैठा होता है। अधीर उसे बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि एक बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी अपने इकलौते बेटे को खोने से। जिस पर सरपंच बोलता है कि तुम कौन हो, जिस पर अधीर बोलता है कि मैं एक एनजीओ से आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस प्लांट के गंदे पानी की वजह से आपके बेटे की जान गई है। मेरी एनजीओ इसी तरह के मसलों का हल करती है। ये जानकर सरपंच अपने गांव को इस समस्या से बचाने के लिए उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। अधीर अपने रोड चीफ को बताता है कि प्लांट के लिए रोज साफ पानी कोहटा के गांव से टैंकर में भरकर रिएक्टर ले जाते हैं, इसलिए मेरा पहला प्लान यही होगा कि मैं उस पानी में केमिकल मिला दूंगा, ताकि जब वे रिएक्टर का टेस्ट करेंगे तब वो केमिकल पूरे सिस्टम में फैल जाएगा, जिस वजह से रिएक्टर ठंडा नहीं हो पाएगा और ये मिशन फेल हो जाएगा, जिसके लिए चीफ मान जाता है। अधीर सरपंच नूर के साथ उस टैंकर के पास जाता है और उन सभी गार्ड को मारकर उनके यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और वे प्लांट में चले जाते हैं। अधीर इसरो साइंटिस्ट के बताए हुए तरीके से उस प्लांट में उस केमिकल को डाल देता है और वहाँ से नूर के साथ निकल जाता है, क्योंकि यूरेनियम टेस्ट करने के दौरान वहाँ 3 मिनट के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए वो सरपंच को लेकर बाहर चला जाता है। जनरल जिया इस टेस्ट को शुरू करवाता है कि तभी टेम्परेचर बढ़ जाता है और जोरदार ब्लास्ट होता है, जिस वजह से कोहटा में इस धमाके का असर सभी को महसूस करते हैं। इसके बाद अधीर सरपंच को अलविदा कहकर चला जाता है। जनरल जिया को देखते हैं, जिसके पास अधीर का लेटर आता है और साथ में वो केमिकल भी, जिसे देखकर तुरंत जिया इंडियन एम्बेसी में जितने भी लोग हैं उन्हें यहाँ पर लाने को बोलता है, पर उसका ऑफिसर बोलता है कि वे सभी इंडिया वापस चले गए हैं, आप ही ने तो सभी के परमिशन को अप्रूव किया था। ये जानकर जनरल जिया बहुत गुस्सा होता है। तभी मूवी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि कर्नल अशफाक मरियम को इस्लामाबाद एयरपोर्ट लेकर आया है ताकि वो उसके फैमिली को पिकअप कर सके, पर मरियम बहुत परेशान हो जाती है। वो अशफाक से बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, जिस वजह से अशफाक उसे जाने देता है। वो वॉशरूम जाती है जहाँ पर पहले से ही मोबाइल फोन छिपाया हुआ होता है। वो उस फोन से अधीर को कॉल करती है। अधीर बोलता है कि तुम डरो मत बेटा, मैं हूँ ना, तुम वॉशरूम के गेट में देखो, वहाँ पर गुरखा टंगा हुआ है, तुम उसे पहनकर बाहर निकलो, तुम्हें एक एजेंट मिलेगा, तुम उसके पास जाओ। वो बाहर जाती है जहाँ पर वो रो एजेंट से मिलती है और उसे पासपोर्ट देता है और बोलता है कि ये तुम्हारा न्यू पासपोर्ट है और मैं तुम्हारा शौहर। वे तुरंत बोर्डिंग पास के लिए जाते हैं, पर कर्नल अशफाक को पता चल जाता है कि मरियम ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो अपने मिलिट्री फोर्स को उसे ढूंढने के लिए बोलता है, पर तब तक लेट हो चुका होता है। वे फ्लाइट में बैठ चुके होते हैं, पर कर्नल अशफाक बोर्डिंग रिसेप्शन में चेक करता है तो वो देखता है कि मरियम फेक पासपोर्ट बनाकर भागने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से अशफाक फ्लाइट को टेक ऑफ करने से रोकने के लिए कंट्रोल रूम जाता है, पर पायलट कंट्रोल रूम की बात को नहीं मानता। दरअसल ये पायलट अधीर होता है, जो मरियम को बचाने के लिए यहाँ पर अपने रॉ टीम के साथ यहाँ पर आया था। दरअसल उसने मरियम की माँ ज्योति चतुर्वेदी को मरते वक्त वादा किया था कि वो उसकी फैमिली का ख्याल रखेगा, इसलिए वो अपना वादा पूरा करता है और उसे वापस इंडिया ले आता है। इसके बाद मूवी फिर से 1978 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर अधीर का सीनियर बोलता है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, उसके बाद मुझसे मिलना, जिस पर अधीर बोलता है कि मुझे छुट्टियों की जरूरत नहीं है, जिस पर उसे पता चलता है कि उसे एक और खुफिया मिशन में जाना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।